Assalamualaikum students, very important topic today we are going to discuss, which is a law of mass action. आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया केमिकल इक्विलिब्रियम को, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन को. इसके अलावा हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. बट आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा है लॉ ऑफ मास एक्शन. मैं एक एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा और उसकी मदद से आप लोगों को समझाऊंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और इससे हम किसी भी दी गई इक्वेशन की इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन या केसी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. मतलब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू अगर आपको फाइंड करना पड़ जाए ऑफ एनी गिवन रिएक्शन, देन वी हैव टू यूज लॉ ऑफ मास एक्शन. तो तब हम जाकर लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करते हैं. पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये दिया किसने था. लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो गोल्डबर्ग एंड वेज ने दिया था 1869 में. दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग एंड वेज. दोनों ने एक लॉ प्रपोज किया जिसको नाम दिया गया लॉ ऑफ मास एक्शन. फिर इसकी डेफिनेशन और डिटेल में चलते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको इसकी हल्की सी हिस्ट्री बताता चलूं. तो देखिएगा, सबसे पहले ये लॉ जो गिवन था, ये लॉ दिया गया था साइंटिस्ट जिसका नाम था गोल्डबर्ग एंड वेज. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया. Goldberg number 1 and Wedge, the two scientists have proposed the same theory or a same law called a law of mass action. अब इस लॉ के मुताबिक मेन चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है. ये लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं उनका जो रेट है वो उनकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्ट है. डेफिनेशन को समझिएगा, इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डेफिनेशन ही है. उसके बाद तो मेन रिलेशन है वो मैं फाइंड कर दूंगा. मतलब ये कह रहा था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट क्या होता है, हाउ मच फास्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, आप इसको रेट कहेंगे. और रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे. कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अमाउंट, नंबर ऑफ मोल्स. कंसंट्रेशन का मतलब है प्रेजेंट अमाउंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स. कहना क्या चाहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसका इन्हिसार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर है. मतलब रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मींस रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो स्पीड, वो रेट जिस पर दो अशिया आपस में रिएक्शन कर रही हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मैसेज. वो जो है, जो रिएक्शन का रेट है वो उन दोनों रिएक्टेंट की, दोनों स्पीशीज के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. एंड बाय एक्टिव मास वी मीन मोलर कंसंट्रेशन. हम मुराद लेते हैं कि एक्टिव मास से मुराद है मोलर कंसंट्रेशन. अब मोलर कंसंट्रेशन से मुराद क्या है, अब मैंने बताया कि कंसंट्रेशन क्या है. कंसंट्रेशन हमने सीखा कि क्या है, कि यार रिक्वायर्ड अमाउंट है, किसी भी शय की रिक्वायर्ड अमाउंट है, मिकदार है, जो जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतना तेज होगा. मतलब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि रिएक्शन का रेट उतना तेज होगा, रिएक्शन उतना स्पीड से होगा. मतलब डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में हम लिखेंगे रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कि वो रेट जिसमें दो अशिया आपस में रिएक्शन करती हैं इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस, वो उनके एक्टिव मैस के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे समझ लें, ये प्रोपोर्शनल मीन डायरेक्टली समझिएगा। और रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of active masses of reacting substances one thing again I am repeating, which is a definition. main focus is definition. rate at which substance react, मैं दोबारा बता दूं, इस लफ्ज का क्या मतलब है? रेट का मतलब है स्पीड, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। अब क्या कह रहा है? रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट, वो स्पीड जिस पर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दो अशिया, दो चीजें, सब्सटेंस से मुराद शय है कि दो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, वो उनके एक्टिव मास के डायरेक्ट है। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन हासिल ज़रब, यहां पर याद रखना, प्रोडक्ट मीन वो न्यू सब्सटेंस नहीं है, यहां पर प्रोडक्ट मीन हम क्या कह रहे हैं, यहां पर प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू स्पीशीज। प्रोडक्ट का मतलब दो चीजें आपस में क्या खा रही हैं? ज़रब खा रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मैस के क्या है? डायरेक्ट है। अब देखें एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि बाय एक्टिव मैस, एक्टिव मैस से क्या मुराद है? बाय एक्टिव मैस वी मीन मोलर कंसंट्रेशन। हम कहते हैं एक्टिव मैस से मुराद है मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन के जो यूनिट हैं वो हमारे पास क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोलर कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और आप इसको लिखते किस चीज में है भला? स्क्वायर ब्रैकेट में। यहां तक तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ। ये तो थी डेफिनेशन कि मियां वो स्पीड जिस पर दो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं वो उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब कंसंट्रेशन से मुराद हमने क्या लिया? एक्टिव मैस। अब एक्टिव मैस से मुराद क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसके यूनिट्स क्या हैं? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज टू बी आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आपके पास ए और बी रिएक्टेंट है, या बल्कि इसको मैं रेज कर देता हूं और फिर दोबारा बताता हूं आप लोगों को। अब हम फर्ज करते हैं कि सपोज टू बी हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी क्या प्रोडक्ट है। अब इस बात पे आ जाते हैं, सपोज टू बी हमारे पास ए एंड बी क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, सी एंड डी क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट्स। अब हमें पता है ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये वाला है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि पहले क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फिर देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब देखें,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम कांस्टेंट ले तो के लेंगे, क्योंकि हम यहां फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये रेट कांस्टेंट भी किसका होगा, फॉरवर्ड का होगा। और ये आपके पास आ गया ए इंटू बी। चले इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते, या हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन ए का। ऐसे कर लें आप, ये आ गई इक्वेशन ए आपके पास। अब जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट्स से हमें हासिल हो रहे हैं, या वो जो स्टार्ट ही हो रहा है, तो रिवर्स का मतलब है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बन रहे हैं। तो ये किसके डायरेक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। और इस अगर हम इसको कांस्टेंट को लेके आए तो वो बनेगा के आर, और वो हमारे पास क्या आ गया, सी इंटू डी। और अब हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन बी का। स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात आप पिछले लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर्स में, क्योंकि तरतीब से चल रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्ट है, ठीक है जी, मतलब प्रोडक्ट्स के। रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो प्रोडक्ट, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के डायरेक्ट है। हासिले ज़रब मीन दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही। अब हमने पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, हमने कहा था इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये बात हम कर चुके पहले भी। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास है रेट ऑफ फॉरवर्ड की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, रेट ऑफ रिवर्स की। तो दोनों की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब फॉरवर्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास, के एफ ए इंटू बी, के एफ ए इंटू बी, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, के आर सी इंटू डी। अब आप क्या करें, आप कांस्टेंट एक साइड पे कर दें और बाकी डिवाइड कर दें। अगर आप के आर को इधर ले आए तो ये बन गया के एफ ओवर के आर, और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, सी डी ओवर ए इंटू आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। अब ये जो रेशियो है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड की रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स के साथ, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, के सी के। तो के सी बराबर किसके हमारे पास आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और नीचे हमारे पास क्या आ गया भला, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो इन जर्नल अगर मैं बताना चाहूं तो मैं क्या बताऊंगा कि जब भी आप किसी रिएक्शन की केसी वैल्यू लिखेंगे, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये थी हमारे पास क्या भला, केसी वैल्यू ऑफ एनी गिवन रिएक्शन। ये आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो ये तो हमारा रिलेशन था कि हम केसी कैसे फाइंड करते हैं, और वो मैंने आपको सिखा दिया कि आप प्रोडक्ट्स को ऊपर रख लें और रिएक्टेंट्स को नीचे रख लें। तो इससे आपने केसी को फाइंड किया। अब यहां पर एक चीज और बताता चलूं, ये तो हमारे पास सिंपल था कि हमें ए और बी रिएक्टेंट दिए गए थे, सी और डी हमें प्रोडक्ट्स दिए गए थे, और साथ हमें मतलब कुछ ऐसा नंबर ऑफ मोल्स उनके असाइन नहीं किए गए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपको नंबर ऑफ मोल्स भी दिए जाएं, तो अब आप क्या करेंगे, तो तब डेफिनेशन और हिसाब से होगी। रिलेशन बिल्कुल यही होगा, बस मैं इसमें एक चीज का इजाफा करूंगा जो आप लोगों को बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब जरा और कीजिएगा आप लोग। फर्ज करें आपके पास ए और बी रिएक्टेंट है, जिनके नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास, ए का स्मॉल ए आ गया, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी, एंड डी का क्या आ गया, स्मॉल डी। तो अब हमें जाहिर सी बात है केसी तो फाइंड करनी है। अब हम केसी कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है। अब हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब अजाफा सुने, रेस टू दी पावर। अब आप पावर की बात करें, पावर की बात करें, रेस टू दी पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, जो कि किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब ए के नंबर ऑफ मोल ए है, तो हम इसके ऊपर पावर क्या बनाएंगे, ए, और बी के ऊपर पावर क्या बना देंगे, बी। ये आपके पास आ गया सेकंड स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, तो आर एफ किसके बराबर आ गया आपके पास, ये आ गया के एफ, और साथ आपके पास आ गया ए इंटू आपके पास क्या आ गया, बी। इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन ए का, पहले की तरह। अब जाहिर सी बात है
रेट ऑफ रिवर्स किसके डायरेक्ट है? सी और डी। अब उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है? स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, वो उनकी पार बन गए। अब हमारे पास क्या बनेगा? रेट ऑफ रिवर्स बराबर क्या आ गया? के आर आ गया, साथ क्या आ गया हमारे पास? सी इंटू डी। यहां पर आ गया स्मॉल सी और यहां पर क्या आ गया? स्मॉल डी। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन बी का। ये हमारे पास इक्वेशन ए बन गई और ये वाली हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन बी। ये लें जी। अब हमने कहा था एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर है। तो अब आप दोनों की वैल्यू पुट कर दें। सिंपल, उसमें और इसमें फर्क क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आपने पार बना देने। अब आपके पास आ गया, यहां पर आपके पास आर एफ की वैल्यू पड़ी है और यहां पर आपके पास आर आर की वैल्यू पड़ी। तो आर एफ की वैल्यू क्या है आपके पास? के एफ ए इंटू बी। और यहां पर आपके पास क्या आ गया? के आर सी इंटू डी। ये आपके पास आ गया। अब आप इनको, अब यहां पर पार क्या है? ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर क्या है? डी। अब आपके पास क्या आएगा? आपके पास बन गया के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू आ गया सी इंटू डी, और साथ आप उनकी पार लिख दें सी इंटू डी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया? ए इंटू बी। अब ए की पार ए आ गया और बी की पार आपके पास क्या आ गया? बी। अब हमें पता है, हम पहले भी कह चुके हैं, ये क्या है? के सी। तो के सी आपके पास क्या आ गया? सी उसकी पार भी सी, डी उसकी पार डी, और आपके पास क्या आ गया? ए और उसकी पार ए, बी और उसकी पार आपके पास क्या आ गया? बी। तो ये आपके पास क्या बन चुका है? के सी। ये वाला रिलेशन कब है? जब आपको गिवन इक्वेशन सिंपल नहीं होगी बल्कि आपको नंबर ऑफ मोल असाइन किए जाएंगे कि मतलब ए है, बी है, सी है। मतलब अगर हम इक्वेशन अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि उसमें आप रेट को डायरेक्टली कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने जब ये सीखा कि अगर ऐसे रिएक्शन की आप केसी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है और रिवर्स रिएक्शन का रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे। अब आपने सिंपल ऐसा करना है, ऐसे ही प्रोडक्ट लेना है दोनों का, उनकी पार बनानी है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, बाद में इक्विलिब्रियम की हालत में दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या है? बराबर है। तब आपने डिवाइड करना है और आपके पास क्या बन जाएगा? केसी बन जाएगा। अब सिंपल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं मिसाल के तौर पर कि अगर आपको पेपर में ये वाला दे दिया जाए तो तब आप क्या करेंगे? ये तो एक जर्नल इक्वेशन थी। अब हम फर्ज करते हैं कि हमें पेपर में ये इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन फर्ज करें आपको दी गई थी H2 प्लस I2 आफ्टर द रिएक्शन आपके पास बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड, और अब आपको कहा गया पेपर में कि इसकी केसी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करें। तो सिंपल मैंने बताया था कि जब केसी लिखते हैं पाउडर की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की नीचे, और अगर उनके शुरू में कोई नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम कहते हैं, तो आप उसकी पार बना दें। अब देखते हैं, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे? HI उसकी पार क्या बन गया? 2 ओवर हमारे पास क्या आ गया? H2 और यहां पर क्या आ गया? I2। कुछ बच्चे जो बड़ी गलती कर रहे हैं पेपर में, क्या करते हैं? वो ये प्लस का साइन डालते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो यहां पर H2 है, H के साथ जो 2 दिया उसको पार बना देते हैं। ये गलत है। ये पार कौन सा बनता है? जो शुरू में आता है। यहां देखिए मैंने ये वाला पार बनाया है, इस वाले को आप पार नहीं बनाएंगे, जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप पार बनाएंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स के तौर पे दिया गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इस रिएक्शन का केसी वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब फर्ज करें आपको पेपर में ये दी गई थी इक्वेशन N2 प्लस 3H2 और आफ्टर द रिएक्शन क्या बना आपके पास? 2NH3। अब बताएं आप इसकी केसी वैल्यू डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे? आप लिखेंगे केसी इज इक्वल टू, यहां देखें ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है। तो आप क्या लिखेंगे? NH3, और आप बनाएंगे इसकी पार वाला क्या बनाएंगे? 2, क्योंकि इसके शुरू में क्या है? 2, ये 2 इसका नंबर ऑफ मोल है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? N2। देखें N के शुरू में कुछ नहीं है तो N2 ही लिखेंगे। ये 2 वैसे उसके साथ है, मतलब N2 है, 2 N है आपके पास। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया? N2 और यहां पर आ गया, अब यहां पर देखिएगा H2 है और उसकी पार क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। अब आप ऐसे लिखेंगे H2 और उसकी पार क्या लिखेंगे? 3। तो ये आपके पास केसी वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन की। अब फर्ज कर लें आपके पास कोई तीसरी इक्वेशन है, आपकी मर्जी की, को मुश्किल लिखवा दे मियां। फर्ज करें x प्लस 2y और आपके पास बन गया 3z। ये जर्नल एग्जाम्पल है। तो अब आप केसी कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे z उसकी पार क्या लिखेंगे? 3 और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? x,
फिर प्लस का साइन किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं बने। ये आ गया हमारे पास x और साथ क्या आ गया y और उसकी पार हमारे पास क्या बन गया 2 बन गया। तो ये हमने इस रिएक्शन की भी क्या लिख ली है, केसी वैल्यू। ये मैंने आपको सिखाई केसी वैल्यू कैसे लिखना, डायरेक्टली लिखना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, लॉ ऑफ मास एक्शन। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड वंस अगेन एंड अगेन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। अपने दोस्तों को बताएं। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के रिलेटिंग और फिजिक्स के रिलेटिंग जो है वो आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।